आप सबका स्वागत है बैंक से चैनल पर। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो मीटिंग हुआ है उसके बारे में। कुछ बड़े चेंजेस किए गए हैं, हम उसको कवर करेंगे। और हम पूरा का पूरा न्यूज़ पूरा बेसिक से जो है पढ़ेंगे क्या होता है एमपीसी मीटिंग। और फिर एमपीसी मीटिंग में क्या क्या डिसाइड किया गया, क्या रे डिसाइड किया गया है, क्या क्या एडिशनल मेजर्स लिए गए हैं, सब कुछ हम इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो थोड़ा ध्यान से जो है एक एक चीज़ पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मैं आपका दोस्त शीरकनाथ विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको सीधे लेके चलता हूँ। पहले तो होता क्या है, व्हाट इज द एमपीसी मीटिंग। आरबीआई का जो एमपीसी मीटिंग है ये होता क्या है, इसके मेंबर्स कितने होते हैं, अभी टाइम पे मेंबर कौन कौन है, हम इसको पहले कवर करते हैं। तो पहला आपको मिलेगा कि जो एमपीसी मीटिंग है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंतर्गत, इसको एक तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था। ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत एमपीसी एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। जिसका काम किसका इसका काम रहना था कि फॉर्मुलेट करना इंडिया का जो मॉनेटरी पॉलिसीज है उनको, ठीक है। इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया था। किसके अंतर्गत, सेक्शन 45 जेडबी के अंतर्गत बनाया गया था, ठीक है। तो सेक्शन 45 जेडबी के अंतर्गत कहा गया था जो आरबीआई का एक्ट 1934 है कि हमें जो है एक लीगल बेसिस पे एक कमिटी बनानी चाहिए जो कि एक साइड से जो है इन्फ्लेशन को बार बार नापते रहे, महंगाई को बार बार नापते रहे। तो ये जो आपको दिख रहा है सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 45 जेडबी, जिसके अंतर्गत जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसको कैसे कंस्टिट्यूट करना है वो लिखा है। उसके साथ उसका कंपोजिशन कितने मेंबर्स होंगे वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये एक्ट याद करना है। एमपीसी मीटिंग का काम क्या रहेगा, एमपीसी मीटिंग का काम होता है कि मेंटेन करना हमारा जो प्राइस स्टेबिलिटी है उसको, ठीक है। उसके साथ ही जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको भी सपोर्ट करते हुए। तो ये मेजरली आपको काम मिलेगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, ठीक है। ये हर 2 महीने में आपको एक बार मिलेगा। इससे पहले जो है दिसंबर में हुआ था, ठीक है। अभी फरवरी में हो रहा है और उसके बाद कब होगा, अप्रैल में होगा, ठीक है। तो हर 2 महीने में जो है ये एमपीसी मीटिंग होता है जिसके अंतर्गत जो रेपो रेट है वो डिसाइड किया जाता है। 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, रेपो रेट, उसके साथ स्टान क्या रखा गया है आरबीआई के द्वारा, उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है हमारा जो सीपीआई है, इन्फ्लेशन रेट है वो, ठीक है। सब सारा रेट जो है रेपो रेट पे ही डिपेंड होता है। हम एक एक करके कवर करेंगे आगे, ठीक है। मेंबर्स के बारे में बात करें तो मेंबर्स आपको 6 मिलेंगे। टोटल मेंबर्स आपको कितने मिलेंगे, टोटल मेंबर्स आपको 6 मिलेंगे। 6 में से 3 जो है आपको मिलेंगे आरबीआई की तरफ से आने वाले, 3 जो है आपको मिलेंगे आरबीआई की तरफ से, और आपको 3 जो है मिलेंगे वो गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट खुद उसको नॉमिनेट करता है 3 को, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब नॉमिनेट करता है तो उनको बोला जाता है एक्सटर्नल मेंबर, ठीक है। उनको बोला जाता है एक्सटर्नल मेंबर। और आरबीआई से जो नॉमिनेट होता है वो एक्स ऑफिशियो होता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आरबीआई ऐसा नहीं है कि आरबीआई किसी को अपॉइंट करता है, बल्कि बात करें जैसे आरबीआई गवर्नर है, ठीक है। अब आरबीआई गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा जी है। तो संजय मल्होत्रा जो है यहाँ के चेयरमैन रहेंगे, वो अपने आप ही डिसाइड कर लिया जाता है। जैसे ही कोई दूसरा कोई गवर्नर बैठेगा वो इस जो एमपीसी मीटिंग जो कमेटी रहेंगी इसका सीधे गवर्नर बन जाएगा। वैसे ही जो डिप्यूटी गवर्नर रहेगा वो भी इसका मेंबर रहेगा, उसका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेगा वो भी इसका मेंबर रहेगा। इसके लिए कुछ अलग से वोटिंग नहीं होती या तो कुछ अलग से अपॉइंटमेंट नहीं होता। इसके लिए जो बंदा जिस पोजीशन में बैठा हुआ है, जो पर्सन जो है जिस पोजीशन में बैठा हुआ है वो सीधे सीधे इलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसको एक्स ऑफिशियो बोला जाता है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट करता है एक्सटर्नल मेंबर्स 3, वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट डिसाइड करके जो है करता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स ले लेता है, किसी को टीचर ले लेता है, कुछ चीज़ें होती है। हम आगे कवर करेंगे किस तरह से कौन कौन जो है पर्सन को सेलेक्ट किया गया, पर आपको याद रखना है गवर्नमेंट जो है वो सेलेक्ट करता है, बाकी आरबीआई जो है एक्स ऑफिशियो के तौर पे इलेक्ट होते हैं। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया हो तो टोटल कितने मेंबर्स है, 6 मेंबर्स है, ठीक है। अब कोई मान लेते हैं, कोई हमारे पास रेपो रेट मान लेते हैं, ठीक है। रेपो रेट कोई पर्सन बोल रहा है हमें जो है 5.5% रखना चाहिए, और कुछ 3 लोग बोल रहे हैं, 3% बोल रहे हैं कि हमें 5.5% रखना चाहिए, और मान लेते हैं कि 3 जो दूसरे रह गए वो बोल रहे हैं कि 5.75% रखना चाहिए। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देख पा रहे हो कि 3-3 वोट आ गए। अब 3-3 वोट आ गए तो किस तरह से डिसाइड करेंगे कि क्या रेट होने वाला है। तो इस केस में क्या होगा कि जो गवर्नर है, जो शशिकांत दास नहीं, संजय मल्होत्रा जी है, वो जो है अपना कास्टिंग वोट करेंगे। ये कब करेंगे, जब टाई हो जाएगा तभी, ठीक है। जब 3-3 हो जाएगा, 3 वर्सेस 3 वोट्स हो जाएंगे, तब जो है संजय मल्होत्रा अभी के टाइम पे जो गवर्नर है वो जो है अपना कास्ट करेंगे वोट। अगर 4-2 हुआ या तो 2-4 हुआ
या तो 5-1 हुआ तो इस केस में ये वोट नहीं करेंगे, अपना जो भी कास्टिंग वोट है वो नहीं करेंगे, अपना नॉर्मल वोट करेंगे, ठीक है। अगर 3-3 हुआ तो अपना कास्टिंग वोट करेंगे और इनका डिसीजन फिर फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको मिलने वाला है एमपीसी की मीटिंग के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें। अब हम आगे और ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं। एमपीसी मीटिंग के ऊपर बोला जाता है कि एमपीसी मीटिंग जो है एक साल में मिनिमम जो है 4 बार तो होना ही है, एटलीस्ट 4 बार तो होना ही है। बट इन प्रैक्टिस की बारे में बात करें तो इन प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो 6 बार जो है बाई मंथली आपको मीटिंग्स मिलती है एनुअली, ठीक है। मतलब 4 जो है मिनिमम और मैक्सिमम तो ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन 6 बार तो हो जाता है, ठीक है। तो आपको मिनिमम अगर कई एग्जाम में पूछा गया तो आपको याद रखना है कि मिनिमम जो है 4 हो सकते हैं। क्या डिसीजन लिया जाता है यहाँ पे? मेजरली आपको मिलेगा जो रेपो रेट है उसको डिसाइड किया जाता है, और रेपो रेट से बाकी सारे जितने भी रेट्स है, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, वो सारे बनते हैं। पर यहाँ पे मेजरली डिसाइड किया जाता है कि रेपो रेट क्या रखना है। उसके साथ ही जो स्टांस है वो सोचते हैं कि क्या रखना है। जैसे बात करें एक्विटेटिव होता है, न्यूट्रल होता है, विड्रॉल ऑफ एक्विटेटिव, इसको टाइटन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपको 3 तरह के आपको स्टांस मिलते हैं, ठीक है। उसके साथ ही आपको इन्फ्लेशन रेट, उसके साथ ग्रोथ आउटलुक, लिक्विडिटी, ग्लोबल रिस्क, ये सब के ऊपर भी डिस्कशंस होती है, ठीक है। क्या क्या डिस्कशन होती है? पहली चीज़ जो रेपो रेट है वो डिसाइड किया जाता है। दूसरी चीज़ स्टांस क्या रखना है वो डिसाइड किया जाता है। तीसरी चीज़ याद रखना है आपको क्या, कि जो जीडीपी प्रेडिक्शन है उसके साथ जो सीपीआई है, इन्फ्लेशन है, वो सारे रेट, उसके साथ एडिशनल कुछ मेजर्स भी ले जाते हैं। तो हम सारा का सारा जो है गो थ्रू करेंगे एक एक करके। हम पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो स्टांस है, जैसे एक्विटेटिव के बारे में बात करें या न्यूट्रल के बारे में बात करें या तो विड्रॉल ऑफ एक्विटेटिव के बारे में बात करें, तो तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो एक्विटेटिव का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर का जो आरबीआई है वो जो है ग्रोथ को सपोर्ट करता है, कि हमें जो है ग्रो करना है, ठीक है, और पैसे जो है मार्केट में डालना है, लिक्विडिटी को ईजी करना है। लिक्विडिटी मतलब है कैश, कैश जो है वो मार्केट में डालना है। तो इसके लिए क्या करता है कि रेट्स को जो है वो कम कर देता है। एक मैं आपको सिनेरियो लेके चलता हूँ तो आपको अच्छे समझ आएगा, ठीक है। एक मान लेते हैं एक बिजनेस है, क्या है? एक बिजनेस है, ठीक है। एक हमारे पास बैंक है, 3 चीजें लेते हैं, ठीक है। एक बैंक है, एक बिजनेस है, और एक हमारे पास आरबीआई है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आरबीआई रेट कम करेगा, रेपो रेट को कम करेगा, यहाँ पे पहला ले लेते हैं एक्विटेटिव केस, तो यहाँ पे रेपो रेट को जब कम करेगा तो बैंक भी जो है अपना लोन का रेट्स कम कर देगा। अब जब बैंक जब लोन का रेट कम कर देगा तो जो भी बिजनेसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से क्या लेंगी? पैसा लेंगे, पैसा, ठीक है। और अपना खाना पीना जो है वो चलाएंगी, ठीक है। जो बिजनेस का खाना पीना रहेगा वो चलाएंगे। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अपना खाना पीना चलाएगी तो ये जो है पैसा लगाएंगे अपने प्रोडक्ट पर, और जब प्रोडक्ट पे जब पैसा लगाएंगी वो अब सस्ता हो जाएगा, प्रोडक्ट का जो रेट है वो सस्ता हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे और अपना जो भी पैसा है वो डालेंगे। इसके साथ ही जो नॉर्मल अगर पब्लिक के बारे में बात करें, नॉर्मल अगर इंडिविजुअल के बारे में बात करें, लोन सस्ता होने की वजह से जो पब्लिक है वो भी बैंक से ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगी, जिसकी वजह से जो भी कैश है, ठीक है, तो जो भी कैश है वो जो है वापस से मार्केट में चला जाएगा बैंक के थ्रू, ठीक है। इसी को अगर हम दूसरे सिनेरियो से देखें, इसका दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं। अभी हमने रेट को कम किया ना, अभी हम रेट को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अगर हम रेट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अगर हम रेट को बढ़ाएंगे, यहाँ पे मैं रेट को, 1 मिनट देना मेरे को, यहाँ पे मैं रेट को बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे हमने आरबीआई ने जो है रेपो रेट को बढ़ा दिया। अब रेपो रेट बढ़ा तो इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्टली जो बैंक का लोन है वो भी बढ़ गया, ठीक है। जब बैंक का लोन बढ़ जाएगा तो जो बिजनेस है वो पहले जितना पैसा लेते उतना नहीं लेंगे, कम पैसा लेंगे, ठीक है। कम पैसा लेंगे तो प्रोडक्ट जो निकालेंगे वो भी थोड़ा महंगा निकालेंगे, क्योंकि इनको बनाने में ज़्यादा पैसा लग रहा है, क्योंकि लोन जो ले रहे हैं बैंक से तो वो भी ज़्यादा देना पड़ रहा है इंटरेस्ट, उस हिसाब से जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो भी महंगा निकलेगा। अब जब महंगा प्रोडक्ट निकलेगा तो पर्सन जो है वो कम खर्चा करेगा, ठीक है। जो नॉर्मल लोग हैं वो कम खर्चा करेंगे, जिसकी वजह से जो लिक्विडिटी है, जो मार्केट से जो है पैसा वापस खींचा जाएगा यहाँ से। तो जब मार्केट से वापस पैसा खींचा जाता है तो उसको विड्रॉल ऑफ एक्विजिशन बोला जाता है, ठीक है। तो हमने देखा किस तरह से जो है एक्विजिशन के थ्रू मार्केट में पैसा डाला गया और विड्रॉल ऑफ एक्विजिशन के थ्रू मार्केट से पैसा वापस खींचा गया। तो ये जो है पूरा प्रोसेस चलता है। और एक और स्टांस रहता है न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल के अंदर क्या रहता है कि आरबीआई जो है इसको फ्लेक्सिबल रखता है, इसमें कोई भी प्री कमिटमेंट डायरेक्शन नहीं होता ऑन रेट्स, ठीक है। ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, पॉज भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लेते हैं कि इस समय हमारे पास न्यूट्रल स्टांस रखा गया है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो एमपीसी मीटिंग आएगा उसमें आपको
जो रेट्स हैं वो बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, या तो सेम भी रह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रहता है। अगर एक्टिव रखा गया होता, मान लेते हैं कि एक्टिव रखा गया होता, तो एक्टिव रखा गया होता तो क्या होता, तो उस केस में वो पहले बता देती है आरबीआई कि हम जो नेक्स्ट जो मीटिंग आने वाली है उसमें रेट्स कम करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। और अभी के टाइम पे बात करें या पिछले कुछ टाइम से, तो आरबीआई जो है अपना स्टांस न्यूट्रली रखते हुए आ रही है। ठीक है, न्यूट्रल रखने का मतलब क्या हुआ कि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में है, और इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में है, और ग्रोथ है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, उसके साथ ही जो रिस्क टू ग्रोथ रहता है या तो जो इन्फ्लेशन रहता है वो बैलेंस्ड है, इसका मतलब ये कहना होता है। ठीक है, तो सेम ही चीज़ है जो यहाँ पे लिखा पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें कुछ चीज़ें हैं, जैसे डिमांड कम करना हो, इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ाना, तो विड्रॉ ऑफ कंडीशन यूज करता है। बाकी एवरेज मैंने आपको समझा दिया, न्यूट्रल भी आपको समझा दिया। मैं होप करता हूँ आपको एक एक चीज़ यहाँ पे समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो एक लाइक कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मोटिव नहीं रहता वीडियोज़ में, इसके लिए मेरे वीडियोज़ शॉर्ट भी रहते हैं, आपने देखा होगा ये चीज़। ठीक है, बट हम सारा चीज़ें जो है कवर करते हुए चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा कि इन्फ्लेशन टारगेट। ठीक है, आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई जो है +-2 रखता है, +-2, यहाँ पे 4 लगा देते हैं आगे। ठीक है, तो 4 +-2 रखता है आरबीआई। इसका मतलब क्या हुआ कि आरबीआई जो अपना इन्फ्लेशन है वो 2 से लेके 6% के बीच में ही रखता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और मेजरली अगर बात करें कि जो सीपीआई है उसको मेंटेन किया जाता है 4% के आसपास, लेकिन इसमें आपको +-2 दिख जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 से लेके 6 तक आपको परसेंटेज दिख जाएंगे। ठीक है, अगर इसके बीच में अगर इंडिया अगर ग्रो कर रही है, इसका मतलब इंडिया सही ग्रो कर रही है। अगर इंडिया 2 से नीचे होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, डिफ्लेशन हो गया, तो उस केस में भी इंडिया खराब परफॉर्म कर रही है, हमारा जो ग्रोथ है वो खराब है। अगर 6 से ज़्यादा हो गया तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ओवर इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो वो भी हमारे लिए खराब है। ठीक है, तो हमारे लिए जो है 2 से लेकर 6% में अगर हम चल रहे हैं तो सीपीआई, तो हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो आरबीआई इसी रेट के बीच में जो है अपना जो सीपीआई है उसको मेंटेन किया जाता है। सीपीआई मतलब जो इन्फ्लेशन है उसको मेंटेन किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स याद रखते हुए चलना। ठीक है, अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है एमपीसी मीटिंग, जैसे मैंने आपको बताया अभी एक एग्जांपल के द्वारा समझाया कि लोन को इन्फ्लुएंस करता है, उसके साथ ही जो डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट है उसको भी इफेक्ट करता है। ठीक है, उसके साथ आपको पता लगे, उसके साथ ही आरबीआई का जो मीटिंग होता है वो इन्फ्लेशन, ग्रोथ, उसका फाइनेंशियल मार्केट सबके बारे में इम्पैक्ट करता है। ठीक है, सबके बारे में बताता है, सबको जो है इम्पैक्ट करता है। बैंक, बिजनेसेस, इन्वेस्टर सबको ही इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि एमपीसी मीटिंग में की जाती है। अब हम चलते हैं जो अभी के टाइम पे 4 से लेकर 5 फेब 2026 में जो 59 आरबीआई एमपीसी मीटिंग हुआ था उसके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है, तो ये मीटिंग हुआ था, ये 59 मीटिंग था, जो कि आपको 4 फेब से लेके 6 फेब तक मिलेगा 2026 का। ठीक है, इसको लीड कर रहे थे संजय मल्होत्रा जी, जो अभी के टाइम पे आरबीआई के गवर्नर है। और बात करें यहाँ पे आपको एक वर्ड याद रखना है, ये लाइन आप याद रख लो, इसको वापस से मैं आपको रिपीट करवाऊंगा एक पीपीटी में, तो ये आप याद रखते हुए चलना कि आफ्टर कटिंग rates by 125 basic points over the past years, the MPC enormously keep the policy rate unchanged। अभी भी जो है पॉलिसी रेट अनचेंज रखा है। ठीक है, पहले एक टाइम था जब 6.05 के आसपास, 6.75 के आसपास इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और अभी कट करते करते कितना हो गया, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो ये जो है आपको मिलने वाला है 125 जो है बेसिक पॉइंट कट कर दिया गया है। ठीक है, पास्ट ईयर्स तक। और अभी के टाइम पे आरबीआई नहीं चाह रही कि हम जो है अपना रेपो रेट चेंज करें, बहुत टाइम से आपको रेपो रेट इसी तरह से मिलते हुए आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंबर्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि मेंबर्स कितने होंगे, मेंबर्स हमारे पास 6 होते हैं, आरबीआई 3 सेलेक्ट करता है, बाकी एक्सटर्नल मेंबर आपको 3 मिलते हैं। आरबीआई के मेंबर कौन कौन होंगे, संजय मल्होत्रा जी तो होंगे होंगे क्योंकि ये क्या है, आरबीआई के गवर्नर है, और ये चेयरमैन भी रहेंगे किसके, एमपीसी मीटिंग के, क्योंकि एक्स ऑफिसो की तरह से सेलेक्ट किए जाते हैं। मैंने आपको एक्स ऑफिसो अच्छे से समझा दिया पहले ही। ठीक है, इनके लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती, ये जैसे गवर्नर बने वैसे जो है चेयरमैन बन जाएंगे एमपीसी मीटिंग के। उसके बाद पूनम गुप्ता का नाम याद रखना है, जो कि डिप्यूटी गवर्नर है किसके, मॉनेटरी पॉलिसी के। ठीक है, वैसे तो आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर है, इसके साथ ही जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है इसके इंचार्ज भी हैं। ठीक है, ये भी जो है एक्स ऑफिसो के तौर पर अपॉइंट किया जाता है, ये इनको एज अ मेंबर सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, सेलेक्ट किया गया हुआ है। नेक्स्ट आपको मिलेगा इंद्रनील भट्टाचार्य जी, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और ये एक तरह का मेंबर है, इनको भी एक्स ऑफिसर के तौर से सेलेक्ट किया गया है। तो ये 3 जो है आप देखें आरबीआई की तरफ से आए हैं। अब हम पढ़ते हैं 3 जो गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो नॉमिनेट करती है वो आपको मिलेंगे नागेश कुमार, जो कि डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट न्यू दिल्ली से आए हैं। उसके बाद आपको प्रोफेसर राम सिंह मिलने वाले हैं,
जो कि डायरेक्टर है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के। और फिर भट्टाचार्य जी मिलेंगे जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। तो आपको टोटल छह नाम आपको याद रखते हुए चलना है। एग्जाम में कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन इसमें से मेंबर है या कौन इसमें से मेंबर नहीं है, ठीक है। और कौन जो है आरबीआई की तरफ से आता है, कौन गवर्नमेंट की तरफ से आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये नाम आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। इनका टर्नओवर आपको सबसे मिल जाएगा। चलते हैं रेपो रेट के बारे में बात करें तो मैं आपको बता रहा था कि 125 बेसिक पॉइंट से कट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक 0.1% इज इक्वल टू 1 बेसिक पॉइंट, ठीक है। अगर 1% हुआ तो इसका मतलब हो गया 100 बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। इस तरह से आरबीआई जो है अपना डिसाइड करता है, तो बेसिक पॉइंट को इस हिसाब से देखा जाता है। अगर हम इस टेबल को देखें तो यहाँ पे मिलेगा आपको अक्टूबर 2024 से लेके फरवरी 2026 तक जितने भी रेट्स हैं वो आपको दिए गए। अक्टूबर 2024 में जो आपको रेट था वो 6.50% था, उसके बाद 6.50% था, उसके बाद आप देख पा रहे हो कुछ 0.25% कट किया गया है इसका मतलब 25% कट कर गया है, ठीक है। उसके बाद अप्रैल में देखोगे तो 6% हो गया, यहाँ पे भी 25% कट हुआ। फिर 5.50% हुआ, यहाँ पे 50% का सीधे सीधे कट हो गया। उसके बाद आप देखोगे तो सीधे आपको सारे परसेंटेज सेम ही दिखेंगे, 5.50% ही दिखेंगे। फिर अचानक से जब दिसंबर 2025 आया तब 5.25% का कट हुआ, इसमें आप देख पा रहे हो। उसका जो फरवरी आया उसमें भी 5.2% आपको सेम ही मिलने वाला है, तो यहाँ पे कुछ कट नहीं हुआ। अगर आप इसको टोटल कैलकुलेट करोगे 25, 25, 50 और फिर 25, टोटल आपको मिलेगा कि 125 बेसिक पॉइंट से जो है अब तक आरबीआई अक्टूबर 2024 से कट कर चुकी है रेट्स को, ठीक है। और अभी जो है आरबीआई एनॉर्मसली अपना जो रेपो रेट है वो सेम रखी जा रही है। रेपो रेट बात करें या पॉलिसी जितने भी रेट्स हैं उसको सेम रखी जा रही है। और स्टांस देखोगे तो न्यूट्रल 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 न्यूट्रल, इन्होंने अपना स्टांस जो है चेंज किया ही नहीं है, ठीक है। अक्टूबर 2024 से तब से जो है अब तक जो है न्यूट्रली रखते हुए आ रही है, ठीक है। तो ये सारे आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी के लिए जो फरवरी वाला वो इंपॉर्टेंट है। बस मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि 125 बेसिक पॉइंट जो है कट कैसे किए गए हैं, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो ये किस तरह से किए गए हैं बस मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना था। बाकी आपको सिर्फ अभी फरवरी 2026 का रेट याद रखने, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं मीटिंग की हाईलाइट्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये देख लो टेबल, ये आपको पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है सब कुछ मिल जाएगा एक साथ ही, ठीक है। रेपो रेट मिल जाएगा, उसका रेट मिल जाएगा, उसके साथ रेपो रेट का मतलब क्या है वो भी आपको इसी टेबल के अंदर मिल जाएगा, जिसके से आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप यहाँ से डेफिनेशन देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। रेपो रेट के बारे में बात करें तो रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रेपो रेट का मतलब होता है जो बैंक के ऊपर आरबीआई लगाता है, ठीक है। मैं आपको एक बार डेफिनेशन दिखा देता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। रेपो रेट का मतलब क्या होता है? द इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई लैंड मनी टू कमर्शियल बैंक। तो अभी के टाइम पे इंटरेस्ट कितना है? 5.25% है। तो 5.25% है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर बात करें कमर्शियल बैंक को पैसे की नीड हो तो आरबीआई उसको पैसा देगा। क्या करेगा? अगर कमर्शियल बैंक को पैसे की नीड हो तो आरबीआई उसको पैसा देगा, लेकिन उसके बदले कमर्शियल बैंक को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना? 5.25%, ठीक है। तो ये होता है रेपो रेट। तो अभी के टाइम पे जो बैंक को देना है 5.25% जो है एज अ इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने जो है आरबीआई से पैसे उठाए हैं, ठीक है। आरबीआई से क्यों पैसे उठाता है बैंक? क्योंकि उसको जो है कंट्रोल करना होता है इन्फ्लेशन, उसके साथ ही जो बैंक का ग्रोथ है उसको भी देखना होता है, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और इन्फ्लेशन है वो दोनों को देख के जो है बैंक पैसे उठाता है आरबीआई से। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि रेपो रेट में क्या होता है जब बैंक पैसे उठाता है। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा जब आरबीआई पैसे उठाता है, ठीक है। ये सेम आप कंसेप्ट समझ सकते हो जो मैंने अभी आपको समझाया है इन्फ्लेशन वाला। जब आरबीआई को पैसे डालने होते हैं तो इंटरेस्ट रेट कम कर देता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कम कर देगा तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लैंड करेगा, पैसा लेगा आरबीआई से। तो ये वही आप समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिवर्स रेपो, जैसे कि यहाँ पे क्या था कि बैंक पैसे ले रहा था, बैंक पैसे दे रहा था आरबीआई को। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा कि आरबीआई जो है बैंक को पैसा देगा, तो बैंक जो है उसके बदले इंटरेस्ट देगा, ठीक है। इसके बदले जो भी बैंक के बारे में बात करें, जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है वो हो पाएंगी। उसका जो इन्फ्लेशन है उसको भी ठीक किया जाएगा। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? महंगाई, ठीक है। महंगाई को ठीक किया जाएगा। उसका जो मनी सप्लाई है उसको भी कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। तो देखो रेपो रेट से कभी भी ये चीज याद रखना दोस्तों कि रेपो रेट से कभी भी जो है रिवर्स रेपो रेट कम होगा। उसके साथ एक और वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पे VRR, वेरिएबल रेपो रेट। अबे वेरिएबल रेपो रेट क्या होता है?
तो वेरिएबल रेपो रेट जो है ये ऑक्शन के थ्रू आरबीआई निकालता है, 7 दिन, 14 दिन, 31 दिन, इस तरह से, ठीक है। तो 7 दिन वाला तो अभी के टाइम पे बंद कर दिया गया है। यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्शन होता है, बैंक ऑक्शन लगाती है, उसके बेस पे जो है बैंक को पैसा दिया जाता है, और इसका इंटरेस्ट रेट जो है वीआरआर का, वेरिएबल रेपो रेट का जो इंटरेस्ट रेट है वो कभी भी रेपो रेट से ज़्यादा ही रहेगा, ये चीज़ भी याद रखते हुए चलना, ठीक है। क्योंकि वीआरआर जो है इमरजेंसी फंड के तौर पर यूज़ किया जाता है। अब कभी भी अगर मान लो कि आपको इमरजेंसी में फंड चाहिए होगा तो आपका कोई ना कोई इस्तेमाल करेगा ही आपका, ठीक है, आपसे ज़्यादा पैसा लेगा ही। तो सेम चीज़ आरबीआई भी करता है। आरबीआई बोलता है कि आपको आरबीआई बोलता है बैंक को कि आपको पैसा चाहिए, मैं दूंगा, लेकिन आपसे मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लूंगा, ठीक है। तो वीआरआर के अंदर ऐसा कुछ रहता है। वैसे आप सेम चीज़ समझ सकते हो, एमडीएफ में भी सेम चीज़ ही रहती है, बट एमडीएफ एक अलग चीज़ है और वीआरआर थोड़ी अलग चीज़ है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा एसडीएफ। एसडीएफ मतलब होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसके अंदर क्या होता है कि बैंक के पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है वो जो है आरबीआई को दे देता है, ठीक है। एक्सेसिव जो भी पैसा पड़ा है वो आरबीआई को दे देता है, उसके बदले जो है बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। सेम चीज समझ सकते हो, जैसे रेपो रेट होता है वैसे ही, लेकिन यहाँ पे आरबीआई कुछ भी कोलेटरल नहीं देता एसडीएफ के अंतर्गत, ठीक है। एसडीएफ के अंतर्गत कुछ भी यहाँ पे पैसा नहीं देता, ये चीज याद रखते हुए चलना है। बाकी हम पूरा कवर डिटेल में जो है स्टैटिक में कवर करेंगे। जो स्टैटिक जिन्होंने पेड क्लास लिया रहेगा, अभी स्टार्ट हो जाएगा कोर्सेस, आई थिंक आज कितना तारीख हो गया, 8 तारीख हो गया ना, तो 10 तारीख तक जो है ये सारे क्लासेस चलेंगे कंटिन्यू बेसिस पे, तो वहाँ पे हम सब कुछ इसको डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एमएसएफ। एमएस मतलब हो गया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब भी बैंक को पैसे की नीड होती है एक दिन के लिए, ओवरनाइट लोन के तौर पे इसको माना जाता है, एक तरह से मान सकते हो शॉर्ट टर्म लोन, वेरी शॉर्ट टर्म लोन, एक दिन के लिए चाहिए होता है, तो इस केस में आरबीआई जो है इनको पैसा दे देता है, लेकिन रेपो रेट से जो है ज़्यादा चार्ज करता है, ठीक है। 0.25% आपको ज़्यादा चार्ज करते हुए मिलेगा, ठीक है। सेम चीज़ बैंक रेट भी रहता है, जैसे आप एस एमएसएफ है वैसे आप बैंक रेट भी समझ सकते हो, लेकिन बैंक रेट और एमएसएफ में क्या डिफरेंस है कि एमएसएफ जो है शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है, ओवरनाइट एक रात के लिए। जैसे वीआर के बारे में बात करें तो वीआर 7 दिन या तो 14 दिन इस तरह से लिया जाता है, लेकिन एमएसएफ के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहता है, ठीक है, एक रात के लिए लिया, ठीक है। जो भी क्राइसिस का प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए या लिक्विडिटी सपोर्ट करने के लिए ये पैसे लिए जाते हैं बैंक के द्वारा। बैंक रेट के बारे में बात करें तो बैंक रेट एक तरह से लॉन्ग टर्म लैंडिंग रहता है, ठीक है, ये एक तरह से लंबे टाइम के लिए लिया जाता है, इसका भी आपको रेट 0.25% के आसपास ही मिलेगा, और जो एमएसएफ रेट होता है और बैंक रेट होता है लगभग सेम ही होता है, ठीक है। सेम ही होता है लगभग। इसमें क्या रहता है बैंक रेट में, इसमें जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके बदले बिल ऑफ एक्सचेंज जो है बैंक आरबीआई को देता है, उसके बदले आरबीआई इनको पैसा देती है, ठीक है। ये एक तरह का लॉन्ग टर्म लैंडिंग है, ये एक तरह का वेरी शॉर्ट टर्म लैंडिंग है, ये चीज ध्यान देते हुए। नेक्स्ट मिलेगा आपको सीआरआर। सीआरआर के अंतर्गत क्या रहता है, सीआरआर के अंतर्गत बोला जाता है बैंक्स को कि आपको जो है पैसे रखने आरबीआई के पास, ठीक है। कितने कुछ ना कुछ परसेंट जो है सीआरआर के हिसाब से बैंक को कुछ ना कुछ पैसे परसेंटेज के हिसाब से रखने होते हैं। अभी के टाइम पे 3% है, इससे पहले कुछ समय पहले अक्टूबर के आसपास 4% रखने के लिए बोला गया था, बट अभी इसको कम करके 3% कर दिया गया है। एक सीआरआर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है मनी सप्लाई के लिए, ठीक है, मनी कंट्रोल के लिए सीआरआर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। अगर जितना ज़्यादा परसेंटेज कम आरबीआई के पास पैसा रखना पड़ेगा बैंक्स को, उतना ज़्यादा बैंक जो है लोन दे पाएंगे, ये भी पॉइंट याद रखते हुए चलना। अभी 3% के बारे में बात करें, या तो जितने भी हमने परसेंटेज पढ़े बैंक रेट ये सब के बारे में, तो ये सब कुछ किससे कैलकुलेट होता है, ये सारा कुछ कैलकुलेट होता है एनटीडीएल के अंतर्गत, नेट टाइम डिमांड लाइबिलिटी के अंतर्गत इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। मान लेते हैं 3% है, तो 3% सीआरआर ऑफ एनटीडीएल बोला जाता है, ठीक है, नेट टाइम डिमांड लाइबिलिटी। इसके अंतर्गत क्या रहता है कि देखो जो डिमांड डिपॉजिट है और एक ले लेते हैं टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सब डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत आती है। टाइम डिपॉजिट के अंतर्गत एफडी आरडी आती है, ठीक है। ये दोनों को प्लस किया जाता है, उसके बाद माइनस किया जाता है, जितना बैंक का डिपॉजिट है, अदर बैंक का डिपॉजिट है उसको, उससे जो है एनडीटीएल निकलता है, उससे एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है कि बैंक के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो बैंक के पास जितना ही पैसा पड़ा हुआ है 3% बोला गया है, मान लेते हैं कि 1000 करोड़ रुपए है, तो उसका 3% कितना हो गया 30 करोड़ रुपए, तो 30 करोड़ रुपए जो है आरबीआई का जमा रखना पड़ेगा, ठीक है, बैंक्स को। तो ये जो है आरबीआई का सीआरआर बोलता है, ठीक है। बाकी आप यहाँ से सारा चीज़ें पढ़ सकते हो। बात करें रेपो रेट की, तो रेपो रेट 5.25% है। रिवर्स रेपो रेट आपको 3.35% मिलने वाला है, ये बहुत टाइम से सेम ही रखा गया है। एचडीएफ आपको जो रेपो रेट होता है उसका 0.25% कम मिलता है, तो आपको 5% मिलेगा। एसएफ जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये 0.25% ज़्यादा मिलेगा, तो इसका मतलब कितना हो गया 5.50%।
बैंक रेट भी आपको 5.50% मिलेगा। सीआरआर जो है दिसंबर में 3.30% रखा गया था, उससे पहले 4% रखा गया था, ठीक है, अक्टूबर के टाइम पे। उस दिसंबर में 3.00% और अभी के टाइम पे भी 3.00% ही रखा गया है। एसएलआर के बारे में बात करें, एसएलआर रह गया था हमारा 18% रखा गया, ये बहुत टाइम से 18% ही है। अब एसएलआर क्या रहता है? एसएलआर के अंतर्गत बैंक जो है अपना जो भी पैसा है वो गोल्ड के फॉर्म में, देखो सीआरआर में क्या रहता है, बैंक जो है अपना पैसा आरबीआई के पास रिजर्व रखता है। एसएलआर के अंतर्गत बैंक जो है अपना जो भी पैसा है वो बैंक में ही रखता है इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, या तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है जिसको जीसैक बोला जाता है उस फॉर्म में, ठीक है। एसएलआर में 18% रखना बोले है, मतलब कि मान लेते हैं 1000 करोड़ रुपए है बैंक की वैल्यूएशन, या तो बैंक के पास पैसा एनडीटीएल के हिसाब से, और उसका जो है 18% मतलब 180 करोड़ रुपए जो है बैंक को अपने पास गोल्ड, कैश या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तौर पे रखना ही पड़ता है, ठीक है। ये आरबीआई का रूल है। 3% आरबीआई को दे दिया, बाकी 18% अपने पास गोल्ड फॉर्म में रख लिया, गोल्ड, कैश या तो जी चेक के फॉर्म में रख लिया, ठीक है। मैं होप करता हूँ आपको यहाँ पे भी सब कुछ समझ आ गया होगा। कुछ समझ नहीं आया होगा तो एक बार रिमाइंड कर लेना, समझ आ जाएगा चीज़ें, ठीक है। अगर बात करें एमपीसी की, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की, तो मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के स्टांस होता है, एक एकोमोडेटिव, एक न्यूट्रल, एक विड्रॉ ऑफ न्यूट्रल, और अभी के टाइम पे जो स्टांस रखा गया है वो न्यूट्रल रखा गया है। इससे पहले जो रखा गया था दिसंबर में वो भी न्यूट्रल रखा गया था, उससे पहले जो रखा गया था वो न्यूट्रल रखा गया था। तो बहुत टाइम से न्यूट्रल चला हुआ आ रहा है, तो इसमें तो आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए अगर आपने पहले पढ़ा हुआ होगा तो। अगर नहीं पढ़ा हुआ तब भी कोई बात नहीं, आपको न्यूट्रल याद रखते हुए चलना है, ठीक है। अगर बात करें बोरोवर्स एंड फाइनेंशियल मार्केट की, विद द रेपो रेट अनचेंज, अभी के टाइम पे रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है, जिसकी वजह से जो लैंडिंग रेट्स है और ईएमआई है वो जिस तरह से पहले था उस तरह से ही रहने वाला है। यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं शॉर्ट टर्म के केस में, ठीक है। तो रेपो रेट आप समझ सकते हो कि शॉर्ट टर्म के लिए आता है ना कि लॉन्ग टर्म के लिए। अभी न्यूट्रल स्टैंड रखा गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो बैलेंस्ड है, उसका जो ग्रोथ का सपोर्ट भी जो है वो भी बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे आरबीआई ने कुछ भी कमिटमेंट नहीं किया है कि इमीडिएट कोई भी अपकमिंग जो एमपीसी मीटिंग है वहाँ पे कुछ चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। अभी टाइम भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं और बाद में भी क्या पता बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, या तो जितना है उतना भी रख सकती है। तो इसके बारे में अभी हमें कुछ क्लियर पिक्चर नहीं दिया गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं जीडी प्रेडिक्शन के बारे में। तो जिस तरह से एनएसओ जीडी प्रेडिक्शन निकालती है, बाकी आईएमएफ जीडी प्रेडिक्शन निकालती है, वैसे ही जब एमपीसी मीटिंग होता है यहाँ पे भी जीडी प्रेडिक्शन निकाली जाती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, एक मिनट पानी पी लेता हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसका भी प्रेडिक्शन निकाला जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज विद इन आवर कंट्रीज ड्यूरिंग अ 1 ईयर। ऑल फिनिश गुड की बात हो रही है यहाँ पे। फिनिश गुड का मतलब क्या हुआ? जब कोई प्रोडक्ट, ठीक है, मान लेते हैं मोबाइल फोन पूरा तैयार हो गया, उसको कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। कोई मान लेते हैं राइस है, ठीक है, जब वो धान रहेगा तब कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, जब राइस जब बन के जब मार्केट के लिए रेडी हो जाएगा तब कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। वैसे कोई टीवी है, जब टीवी पूरा रेडी हो जाएगा असेंबल करके, असेंबल नहीं किया हुआ तो फिर वो फाइन गुड के अंदर नहीं आएगा, जब असेंबल हो जाए तब वो आएगा। सर्विस के बारे में बात करें, टीचिंग हो गया, ठीक है, फिर आईटी सेक्टर हो गया। तो ये सबका जो भी है कैलकुलेशन एक साथ किया जाता है एक साल के अंतर्गत, ठीक है। तो उसी चीज़ को बोला जाता है जीडीपी, और जीडीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे ग्रोथ को बताने के लिए। तो अभी के टाइम पे जो आरबीआई जो जीडीपी प्रेडिक्शन की है वो 7.3% मिलेगा, पहले 7.4% मिलेगा, पहले जो 7.3% किया गया था। ये कब का रेट है? ये आपको मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 2026 का। फाइनेंशियल ईयर 2026 का मतलब क्या हुआ? 1 अप्रैल 2026 से लेके 25 से लेके 31 मार्च 2026 तक का आपको ये रेट मिलने वाला है। एक साल फाइनेंशियल ईयर का रेट मिलेगा, FY 2026 का आपको ये रेट मिलने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देते हुए चलना। क्वार्टर 1 के बारे में बात करें तो क्वार्टर 1 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए जो है रखा गया है 6.9%, और क्वार्टर 2 के लिए रखा गया है 7.0%। अब फाइनेंशियल ईयर 2027 का मतलब क्या हुआ? 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 तक आपको ये रेट्स मिलने वाले हैं। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वार्टरली कोई नहीं पूछता, बस आपको इतना पता होना चाहिए। जीडीपी प्रेडिक्शन कितनी की गई है? 7.4% की गई है। नेक्स्ट आपको मिलेगा सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये फोरकास्ट करता है हमारे इन्फ्लेशन को, महंगाई को, ठीक है। पिछली बार 2% में रखा गया था, अभी के टाइम पे 2.1% रखा गया है, ठीक है। तो ये भी अपवर्ड किया गया, ये चीज ध्यान देते हुए चलना। वो 0.1%।
क्वार्टरली के बारे में बात करें तो क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आपको मिलेगा 3.2%, क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में मिलेगा 4%, और क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में मिलेगा 4.2%। तो ये जितने भी क्वार्टर्स वाले ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको अभी बताया, तो ये पढ़ने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है जो हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन है वो कितना प्रिडिक्ट किया गया है। ठीक है, तो हमारे लिए अभी जो प्रिडिक्ट किया गया सीपीआई इन्फ्लेशन आपको 2.1% मिलने वाला है। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके अंतर्गत जो भी इन्फ्लेशन है उसको नापा जाता। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि अभी ये जो आपको मिलने वाला है, अभी ये जो नया एक बेस ईयर मिलने वाला है, बेस ईयर क्या रहता है, बेस ईयर रहता है जिस ईयर से मान लेते हैं 2011 से जो है अभी के टाइम पे जीडी प्रिडिक्शन की जा रही है, जो भी की जा रही है। ठीक है, या सीपीआई जो है कैलकुलेट किसके हिसाब से की जा रही है, 2012 से कैलकुलेट की जा रही है, 2012 से कैलकुलेट की जा रही है, जो सीपीआई इन्फ्लेशन है कितना 2.1%। अब जब बेस ईयर चेंज होगा तो अभी के टाइम पे जब बेस ईयर चेंज होगा तो उस केस में उसके बेस पे किया जाएगा। ठीक है, जैसे जीडी प्रिडिक्शन के बारे में बात करें तो जीडी प्रिडिक्शन पहले के टाइम पे 11-12 के हिसाब से हो रहा था। हमारा जो खर्चा है, ठीक है, हमारा जो फाइनल गुड्स जो निकाला जाता है, सर्विस निकाला जाता है, उसको जो है कैलकुलेट किया गया था 2011-12 के हिसाब से ही। ठीक है, उसके हिसाब से जो कैलकुलेट किया जाता था, और अभी के टाइम पे 22-23 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। ये जो है आपको पता लगेगा 12 फरवरी वाले न्यूज़ में कि 12 फरवरी को जो है ये रिलीज़ होने वाला है ये डेटा। ठीक है, तो ये डेटा प्रॉपर रिलीज होगा, किस तरह से बेस ईयर को सेट किया जाएगा, तो 12 फरवरी 2026 में आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पता लगेंगी चीज़ें। ठीक है, तो अभी तो हम इतना पढ़ लेते हैं कि जो जीडीपी का जो बेस ईयर है वो 2022-23 होने वाला है, और सीपीआई का जो बेस ईयर है वो 2024 होने वाला है। पहले कितना था, 2012 था, उसको चेंज करके 2024 कर दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में जो है 12 फरवरी 2026 में बताया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, बेस ईयर भी याद रखते हुए चलना। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखते हुए चलना आप। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम हम अब पढ़ते हैं जो एडिशनल मेजर्स हैं उसको। ठीक है, तो एडिशनल मेजर्स में बहुत सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट आई है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्टार लगाना चालू कर दो, जितने भी न्यूज़ है सब में स्टार लगाना चालू कर दो। ठीक है, तो यहाँ से जो है पूरा का पूरा आपको मिलने वाला है सारे के सारे काम की चीज़ें। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने एमपीसी मीटिंग के ऊपर पढ़ा। एमपीसी मीटिंग क्या होता है, एमपीसी मीटिंग के मेंबर्स 6 होते हैं, 3 गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से आता है। आरबीआई का जो है एक्स ऑफिसो की तरफ सेलेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट 3 सेलेक्ट करता है, वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करता है। उसके बाद हमने रेट्स पढ़े डिफरेंट, जिसमें रेपो रेट पढ़ा हमने 5.25%। 5.25% जो रेपो रेट है उसके बेस पे जो है बाकी जितने भी रेट्स हैं वो डिसाइड होता है, उसके बारे में पढ़ा। जीडी प्रिडिक्शन पढ़ा 7.4% रखा गया है। सीपीआई पढ़ा 2.1% रखा गया है। तो ये जितने भी चीज़ें पढ़े हैं हमने अभी तक रेट्स के ऊपर पढ़े हैं। अभी हम समझते हैं कि आरबीआई ने उसके बाद कुछ एडिशनल डिस्कशंस भी होते हैं, वो भी हमें पढ़ना रहता है एग्जाम के लिए, हम उसको कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है, चलो पहले चीज पढ़ते हैं। आरबीआई ने बोला है कि एक बैंक जितने भी हैं, बैंक और बैंक के कस्टमर और बैंक जो है अनएथिकल प्रैक्टिसेस करता है कुछ, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं। अनएथिकल सेल जो करता है, अनएथिकल प्रैक्टिस मतलब जो अनएथिकल सेल करता है उसको आरबीआई रोकना चाहती है। तो ये जो है आपको पहला आपको मिलेगा इनका डिस्कशन, जिसके अंदर बोला गया था कि आरबीआई इज सेट टू रिलीज अ सेट ऑफ गाइडलाइन फॉर बोथ बैंक्स और एनबीएफसीज टू प्रिवेंट द डिसेप्टिव और फोर्स सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। देखो ये सब जो इतने भी मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा रहा हूँ, उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू, रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि आरबीआई बोल रही है कि हम फ्यूचर में, ये डिस्कशन चल रहा है ना, तो आरबीआई बोल रही है हम जो है फ्यूचर में बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए कुछ रूल्स लाएंगे कि फोर्सफुली जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल ना किया जाए। जैसे कि मान लेते हैं आप कहीं लोन लेने गए बैंक के पास, ठीक है, एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप गए बैंक के पास लोन लेने, और बैंक ने बोला कि आपको लोन तभी मिलेगा जब आप यहाँ पे अकाउंट खोलोगे, और बैंक बोलेगा कि आपको अकाउंट खोलना तो है लेकिन अकाउंट में आपको मिनिमम 1 लाख रुपए रखना है। तो इसमें क्या हो गया, आप गए तो थे एक चीज लेने के लिए, लेकिन आपको जो है जबरदस्ती थोप दिया गया अकाउंट, बोला कि आपको अकाउंट रहना पड़ेगा तभी जो है आप जो है इस बैंक में लोन ले सकते हो। तो ये जो है एक साइड से फोर्स सेलिंग हो गया। एक फोर्स सेलिंग वर्ड याद रखना, एक वर्ड रखना क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग इज डिफरेंट थिंग, फोर्स सेलिंग इज डिफरेंट थिंग। जैसे कि फोर्स सेलिंग और क्या हो सकता है, एक एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ। आप गए हो बैंक में कुछ अपडेट करने पासबुक, ठीक है, आपने आपको जो है फॉर्म पकड़ा दिया, ये मेरे साथ रियल लाइफ में हो चुका है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो मैं गया था बैंक में पासबुक अपडेट करने, ठीक है, पासबुक अपडेट करते मेरे को कुछ पासबुक में कुछ चीज़ें जो है चीज़ें अपडेट करनी थी, ठीक है, केवाईसी करवानी थी शायद से, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो मैं जब वहाँ पे गया था तो मेरे को जो है एक जो प्रधानमंत्री
का एक स्कीम था, उस टाइम चल रहा था, आई थिंक मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है स्कीम के बारे में। तो वो स्कीम का मुझे फॉर्म दे दिया था, ठीक है, और बोला था कि ये फॉर्म भर के जो है काउंटर में जमा कर दो। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि देखो मैंने अगर वो फॉर्म जमा कर दिया होता तो मेरे से पैसे कट जाते, ठीक है, कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं था, पर कोई गरीब इंसान है, ठीक है, उसको पता भी नहीं है वो फॉर्म भर क्यों रहा है, और वो फॉर्म भर भी देता, किसी भरवा भी लेता, उसके बाद जमा करता तो उसके अकाउंट से पैसे कटते रहते हैं। तो वो एक साइड से क्या हो गया, फोर्स सेलिंग हो गया। एक वर्ड होता है क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग में क्या होता है कि जो भी बैंक है वो ट्राई करता है, बैंक के जो एम्प्लॉयज़ है वो ट्राई करते हैं, आप भी जब ट्राई करोगे, जब आप बैंक में जाओगे, कि आप जैसे कि कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, मान लेते हैं म्यूचुअल फंड नहीं, मान लेते हैं आप लोन दे रहे हो, ठीक है, लोन देने के साथ जो है आप ट्राई करते हो कि इंश्योरेंस बेच दूं मैं, आप बोलते हो कि सर आप ये इंश्योरेंस ले लो, आपका जो है इसका जो है बेनिफिट मिल जाएगा आपको बाद में, हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट होता है, या आप म्यूचुअल फंड खोल लो, यहाँ पे स्टॉक ज़्यादा स्टॉक बढ़ रहा है, तो आप इस तरह से जो है क्रॉस सेलिंग करते हो, जहाँ पे आप सजेस्ट करते हो, ना कि फोर्सफुली बोल रहे हो कि आपको ये लेना ही पड़ेगा तभी जो है आपका चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो फोर्स सेलिंग और क्रॉस सेलिंग में डिफरेंस होता है, ये थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। दूसरी चीज़ बोली गई है फ्रॉड कंपेंसेशन। इसके अंतर्गत बोला गया है कि अगर अगर कुछ भी अगर डिजिटल क्राइम फ्रॉड होता है, ठीक है, तो उस केस में जो है बैंक जो है वो जो भी कस्टमर रहेगा उसको 25,000 रुपए तक लॉसेस कवर करेंगी, ठीक है। कोई भी अगर पर्सन, एक तो आपको फोर्स सेलिंग याद रखना है, ठीक है, उसके साथ अगर डिजिटल क्राइम होता है तो उस केस में जो भी विक्टिम रहेगा उसको 25,000 रुपए तक जो है लॉसेस कवर्ड होंगे, लो वैल्यू जो फ्रॉडिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही वैल्यू हो गया, 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो गया या 10 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया, तो जो लो वैल्यू फ्रॉड्स रहेंगे उसके लिए कवर रहने वाला है 25,000 रुपये तक, अप टू 85% या 25,000 रुपये, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे रहने वाली। अब हमें एक इंडिविजुअली करके एक एक को डिस्कस करते हुए चलते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, जो कि मैंने थोड़ा बहुत तो आपको मैंने समझा दिया ही है। पहला आपको जो मैंने बताया था कॉम्बैटिंग अनएथिकल सेल्स प्रैक्टिस, इसके अंदर आरबीआई बोल रहा है कि हम जो है डिटेल गाइडलाइन लाएंगे बैंक्स और एनबीएफसी के लिए कि वो जो है मिस सेलिंग ना करे, क्रॉस सेलिंग ना, फोर्स सेलिंग ना करे। क्रॉस सेलिंग मैंने आपको बता दिया, जबरदस्ती आपको ये काम तभी हो पाएगा जब आप ये इंश्योरेंस खोल लोगे या एफडी खोल लोगे, तो ये होता है फोर्स सेलिंग। मिस सेलिंग क्या होता है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है उसको एफडी ना बोल के उसको कुछ और नाम बोल के उसको सेल कर दिया गया, वो मिस सेलिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है करने के लिए गवर्नमेंट जो है प्रॉपर गाइडलाइन लाएंगी कि ये सब चीज़ें रोकी जाए, ठीक है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी देकर रखा है। मान लेते हैं कि कोई कस्टमर गया बैंक में, मैंने आपको 2 तो एग्जांपल दे दिए, तीसरा एग्जांपल देख लो। एक कस्टमर गया बैंक में, उसको रिन्यू कराना था फिक्स डिपॉजिट, लेकिन जो स्टाफ था, बैंक के जो स्टाफ थे, उन्होंने प्रेशर किया कि आप जो है हाई रिस्क इंश्योरेंस जो है वो ले लो, ठीक है, या तो यूनिफाइड लिंक जो इंश्योरेंस प्लान होता है वो ले लो, ठीक है। और ये मैंडेटरी है अगर आपको अकाउंट सर्विस आपको अगर चालू रखना है तो, ठीक है। ऐसा कुछ कस्टमर को बोला जा सकता है, या तो आपको एफडी अगर रिन्यू कराना है तो आपको जो है ये इंश्योरेंस लेना जरूरी है, इस तरह बोला जा सकता है। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसी के लिए जो है आरबीआई एक प्रॉपर गाइडलाइन आने वाली है बैंक और एनबीएफसी के लिए। ये जो चीज़ है आरबीआई ने पहली बोली थी, पहला जो आपको डिस्कशन इसके ऊपर मिलेगा। दूसरा डिस्कशन मिलेगा कि जो डिजिटल फ्रॉड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो आरबीआई इज इंट्रोड्यूस अ न्यू कंप्रेहेंसिव फ्रेमवर्क, इसके लिए भी एक प्रॉपर फ्रेमवर्क लाने वाला है जो कि हम फ्यूचर में कभी पढ़ेंगे, आरबीआई लेके आएगा तब। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी विक्टिम है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड जिसके साथ हुआ होगा, उसको फाइनेंशियल रिलीफ देने के लिए आरबीआई ने बोला गया है, ठीक है। जो डिजिटल फ्रॉड कुछ भी हो रहा हो, जो विक्टिम है उनके साथ, तो उनको जो है फाइनेंशियल रिलीफ देने के लिए बोला गया अप टू 25,000। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं पेंसर रिसीव अ फेक केवाईसी अपडेट लिंक, एक जो केवाईसी का लिंक है वो फेक आया है, जिसको क्लिक करके उस पर्सन के 18,000 रुपये चले गए अकाउंट से। अभी 18,000 रुपये जब उसके सेविंग अकाउंट से चले गए, तो आरबीआई के फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये जो पर्सन रहेगा, जो पेंशनर रहेगा, वो एलिजिबल हो जाएगा कंपेंसेशन के लिए, क्योंकि ये जो है 25,000 से लिमिट कम है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 25,000 ज़्यादा हुआ तब क्या होगा, तो उसका भी हम सिचुएशन आगे कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मैंने आपको बताया कि 25,000 रुपये तक कवर किया जाएगा, 25,000 रुपये तक कवर किया जाएगा, या 85% ऑफ द लॉसेस कवर किए जाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ। एक यूपीआई यूजर है जिसने 22,500 रुपये लॉस हो गया, क्यों? क्योंकि क्यूआर कोड इसके साथ स्कैम हो गया, ठीक है। ये जो है एक साइड से स्मॉल पेमेंट के अंदर आया, क्योंकि 25,000 से नीचे है, तो वो पर्सन को जो लॉस हुआ है वो देख पा रहे हो कि 25,000 से कम है, तो बैंक जो है पर्सन के अकाउंट में वो पैसा वापस ट्रांसफर कर देगा एज पर आरबीआई गाइडलाइन। कुछ आरबीआई कंडीशंस रहेंगे, वो आगे जो फ्रेमवर्क आएगा उसमें बताया जाएगा, पर अभी के टाइम पे आरबीआई ने इतना बताया है। अब कुछ और केसेस भी लेते हैं, मान लेते हैं 25,000 ज़्यादा हो गया, 25,000 से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, उसको भी लेते हैं, ठीक है। देखो अगर 10,000 रुपये का फ्रॉड हुआ मान लेते हैं, तो उसका 85% कितना हुआ,
उसका 85% आपको मिलेगा 8,500 रुपये। तो 8,500 रुपये उस पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट हो गए। अगर मान लेते हैं कि 20,000 रुपये का फ्रॉड हुआ, तो उस केस में 85% कितना हुआ, 17,000 रुपये। तो 17,000 रुपये उस पर्सन के पास क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं 30,000 रुपये का फ्रॉड हुआ, ये भी लो वैल्यू फ्रॉड में आएंगे। ठीक है, ये सारे जितने भी हैं। तो अभी तक ये बताया नहीं है कि लो वैल्यू फ्रॉड है क्या। अब ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ रुपये हो गए वो लो वैल्यू में आएगा। तो ये सब के बारे में फ्रेमवर्क के अंदर बताया जाएगा कितना जो लो वैल्यू फ्रॉड होने वाला है, 2 लाख के नीचे, 3 लाख के नीचे, वो बाद में बताया जाएगा। तब भी एक कैप तो रखा है 25,000 रुपये, तो उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगर 30,000 रुपये के बारे में बात करें, 30,000 रुपये का फ्रॉड हुआ, तो उस केस में 85% कितना हुआ, 30,000 रुपये का आपको मिलेगा 25,500 रुपये। बट 25,000 रुपये या तो 85% ऑफ द लॉस कवर किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25,000 रुपये उस पर्सन को मिलेंगे। ठीक है, अगर 40,000 रुपये हो गया तो उस केस में 34,000 आपको 85% मिलेगा, तब भी जो है इसको 25,000 रुपये कवर होंगे। मतलब कितना भी हो जाए अप टू 25,000 रुपये कवर रहने वाले हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ऐसा ना हो कि पर्सन का जो है 17,000 रुपये आपको मिलने वाला है, 20,000 रुपये उसके फ्रॉड हुआ है, उसका 85% निकाला, कितना हो गया, 17,000 रुपये। अब वो नहीं बोलेगा कि मेरे को जो है 20,000 रुपये जो है चाहिए क्योंकि मेरा 20,000 रुपये फ्रॉड हुआ है। वो ऐसा नहीं बोल सकता। वो क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि आरबीआई ने जो है 85% का कंडीशन लगा दिया है। 85% ऑफ द लॉस होगा, नहीं तो 25,000 रुपये होगा। ठीक है, अगर 85% ऑफ द लॉस ज़्यादा हो गया, जैसे कि 25,500 हो गया, तो उस केस में 25,000 रुपये दिए जाएंगे, ना कि 25,500 रुपये। ठीक है, समझ आ गया होगा, सिंपल सा है कि 85% ऑफ द लॉस दिया जाएगा, नहीं तो अप टू 25,000 रुपये दिया जाएगा, 25 के दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ये दो सिचुएशन में देख पा रहे हो कि 85 जो भी फंड, जो भी डिजिटल फ्रॉड हुआ, उसका हमने 85% निकाला और उसके हिसाब से पूरा पूरा पैसा दे दिया। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो उस केस में 25,000 रुपये ही दिए हैं, क्योंकि 25,000 रुपये का कैप लगा के रखा गया है बाय द आरबीआई। मैं होप करता हूँ आपको ये सारा चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट जो है, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए 2 तरह के इनिशिएटिव लिए गए हैं। ठीक है, एक तो आपको मिलेगा मिशन सक्षम। मिशन सक्षम के अंतर्गत सरकारी बैंक सरकारी बैंक निर्माण, एक मिनट देना मेरे को, यहाँ पे सब सही है ना, सरकारी बैंक, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक, मुझे लगा फुल फॉर्म गलत लिख दिया यहाँ पे। सरकारी बैंक समता निर्माण आपको मिलने वाला है पहला मिशन। ठीक है, जिसको सक्षम बोला गया है। दूसरा आपको मिलेगा रैशनलाइजेशन ऑफ लैंडिंग नॉर्म्स। जो लैंडिंग नॉर्म्स है उसको भी रैशनलाइज किया, किसके लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। अबे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या रहता है, ये जो है आपको गांव में ज़्यादा दिखेंगे। जैसे कि बात करें बैंक्स, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं, एसबीआई हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये मेजरली आपको सिटीज़ या सेमी अर्बन एरियाज या रूरल में दिखते, बट इतना रूरल में नहीं दिखते। ठीक है, ज़्यादा रूरल की तरफ नहीं जाते हैं। ठीक है, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बात करें तो ये जो है आपको मिलेंगे साथ साथ रूरल की तरफ जाते हुए। ठीक है, तो रूरल या तो जो सेमी अर्बन एरियाज है वहाँ पे ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के आपको 4 तरह कैटेगरीज मिलती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और फिर कैटेगरी 4। तो अभी के टाइम पे जो लैंडिंग नॉर्म्स हैं ये सिर्फ कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 के लिए चेंज किया गया है। तो हम एक एक करके जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनके कैटेगरी से पढ़ लेते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अंदर का जो कैटेगरी 1 है, उसकी जो डिपॉजिट साइज होती है वो 100 करोड़ से कम की होती है। उसको जो है बेसिक उसके ऊपर रेगुलेशंस लगते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको पहले शोकेस कर देता हूँ, जितना ज़्यादा कैटेगरी ज़्यादा ऊपर रहेगा उतना ही ज़्यादा आरबीआई का रजिस्ट्रेशन ज़्यादा लगता रहता है। ठीक है, जैसे कैटेगरी 4 के ऊपर ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगी, कैटेगरी 1 के ऊपर कम होगी, ये आप डायरेक्टली समझ लो। ठीक है, तो जो कैटेगरी 1 है उसके अंतर्गत आपको मिलेगी डिपॉजिट साइड 100 करोड़ से कम होता है। कैटेगरी 2 के अंतर्गत 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक रहता है। कैटेगरी 3 के अंतर्गत 1000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ रुपए तक रहता है। कैटेगरी 4 के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए और उससे ज़्यादा का रहता है। ठीक है, तो जो बड़े बड़े जो आपको मिलेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वो उतने ज़्यादा नहीं होते, छोटे छोटे वाले आपको ज़्यादा दिखेंगे। और जितना ज़्यादा बड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होगा उतनी ही ज़्यादा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। रिस्ट्रिक्शंस किस फॉर्म में, सीआर के फॉर्म में। ठीक है, या तो जो रेपो रेट है इस फॉर्म में, और इसके साथ ही आरबीआई जो डिफरेंट डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर ज़्यादा लगाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं मिशन सक्षम है क्या। मिशन सक्षम के अंतर्गत बोला गया है कि इसके अंतर्गत जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको जो है गवर्नेंस, मैनेजनल, उसके टेक्निकल कैपेबिलिटी जो है बढ़ाई जाएंगी। अभी 3 वर्ड ही हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ कि आरबीआई की जो गवर्नेंस रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो स्टैंडर्ड किया जाएगा। मैनेजरल मतलब जो स्टाफ है उनको सिखाया जाएगा किस तरह से आपको काम करना है और किस तरह से बैंक को आगे ग्रो करना है। टेक्निकल सपोर्ट, जैसे कि बात करें एटीएम प्रोवाइड कर दिया इस मिशन के अंतर्गत। उसके साथ ही अभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि उनके पास खुद का यूपीआई ऐप नहीं है। ठीक है, यूपीआई कितना ज़्यादा ग्रो कर चुका है बट अभी भी इनके पास खुद का यूपीआई ऐप नहीं है। तो ये सारे जो है टेक्निकल सपोर्ट दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि
1.40 लाख जो पार्टिसिपेंट जो भी हैं इनको ये फायदा करने वाला है मिशन सक्षम के अंतर्गत। और इसमें आपको डिलीवरी मिलने वाला डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज में भी, ठीक है। तो डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज में होगा। तो कोई पर्सन अगर बिहारी रहेगा तो उसको बिहार से रहेगा तो बिहारी में रहेगा, गुजराती रहेगा तो गुजराती में रहेगा, अगर बात करें महाराष्ट्र का रहेगा तो मराठी में रहेगा। तो इस तरह से रीजनल लैंग्वेज में रहेगा, क्योंकि गाँव के लोग के लिए जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाया गया, और उनको अगर रीजनल लैंग्वेज में ही ना मिलेगा कंटेंट जो मोबाइल में या तो जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जो डिटेल्स है वो, तो क्या ही फायदा, ठीक है। तो इसलिए जो रीजनल लैंग्वेज में होने के लिए भी बताया गया। और ये जो है कोलैबोरेट करेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक उसके नेशनल स्टेट फेडरेशन के साथ भी ये पार्टनरशिप रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे जो लैंडिंग नॉर्म्स है इसको रेशनलाइज करने की बात चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको मिलेगा कि जो टायर 3 और टायर 4 है, मैंने आपको बताया कि टायर 3 और टायर 4 के अंतर्गत 1000 करोड़ जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। 1000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ रुपए के बीच में जो रहता है वो टायर 3 रहता है। टायर 4 रहता है 10,000 करोड़ रुपए के ऊपर जो रहता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक उनको बोला जाता है। तो इनके लिए जो लैंडिंग नॉर्म्स है, लोन देने का नॉर्म्स है, उसको ठीक किया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का, ठीक है। तो ये होम लोन के लिए किया गया है। उसके साथ ही जो अनसिक्योर्ड लोन होता है जहाँ पे कोई भी कोलैटरल देने की जरूरत नहीं होती है, तो ये भी जो है एप्लीकेबल हो गया है जो नॉमिनल मेंबर्स हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो नॉमिनी करके रखा हुआ मेंबर उनको भी जो है क्रेडिट एक्सटेंड या तो बात करें अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड किया जा सकता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा। पहले नहीं जाता था, अभी किया जा सकता है। उसके साथ एमएसएमई को बोला गया है कि आपको जो भी कोलैटरल फ्री जो लोन रहता है, कोलैटरल फ्री लोन जो है गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसके अंतर्गत दिया जाता है। तो उसके अंतर्गत जो है पहले 10 लाख रुपए दिए जाते थे, 10 लाख रुपए दिए जाते थे, अभी के टाइम पे 20 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। तो 10 लाख से बढ़ा के सपोर्ट जो है 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इसको हम आगे और ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे, बट अभी के लिए इतना याद रखते हुए चलो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि बैंक अलाउ करेगा लैंडिंग डायरेक्टली टू रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे बोला गया कि बैंक जो है डायरेक्टली पैसा यहाँ पे डाल सकता है, ठीक है, लैंड कर सकता है। अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि REITS होता क्या है, ठीक है। दो चीज़ें होती है, एक रियल स्टेट रहता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत भी सेम ही चीज़ होती है। यहाँ पे आपको मिलेगा कि जो रोड होता है, हाईवे होता है, वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगा। रियल एस्टेट के अंतर्गत कौन से आएंगे? रियल एस्टेट के अंतर्गत आपको मिलने वाली है जैसे कि बिल्डिंग्स होगी, ठीक है, सोसाइटीज़ होगी, तो ये सब जो बनाती है वो सारी चीज़ें जो है आपको रियल एस्टेट के अंतर्गत मिलने वाली है। तो इसके अंतर्गत क्या रहता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि जो भी पैसे हैं उसको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और फिर बाद में उसको रियल एस्टेट में लगाया जाता है। इसको मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू कराना चाहूँगा, बट अभी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए कि यहाँ पे लैंडिंग जो है बैंक डायरेक्टली कर पाएगा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पे, ठीक है। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जो है बैंक डायरेक्टली लोन दे पाएगा। अभी इसका ये कहना है। अब हम समझते हैं क्या है ये REITS के बारे में बात करें तो सेबी से रेगुलेट होता है, ठीक है। ये एक तरह का क्या होता है, एक्सचेंज लिस्टेड ट्रस्ट रहता है। एक्सचेंज लिस्टेड ट्रस्ट रहता है जो कि अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट में करता है और उसके बाद उसका जो भी पैसा अर्न हुआ, जो भी प्रॉफिट हुआ, उसका 90% ऑफ द कैश इन्वेस्टर्स को वापस कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है REITS। आपको थोड़ा बहुत समझ नहीं आएगा क्या मैं बोल रहा हूँ, इतना याद रखो क्या होता है ये। एक साइड से सेबी से रेगुलेट होता है और एक्सचेंज लिस्टेड ट्रस्ट होता है। अब मैं आपको इसका पूरा वर्क काम समझाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं एक आपको कहीं आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, कोई एक ज़मीन है 3 करोड़ रुपए की, सस्ता ही ले लेते हैं। आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि सोसाइटी रहती है ना, 100 करोड़ लेते हैं, ठीक है। तो आप 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपके पास कुछ पैसे हैं, मान लेते हैं 2 लाख रुपए हैं, 3 लाख रुपए, जितने पैसे हैं, ठीक है। आप 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो जो REITS के अंदर क्या रहता है कि आपके पास 2 लाख रुपए है, किसी दूसरे के पास 2 लाख रुपए होंगे, किसी तीसरे के पास 2 लाख रुपए होंगे, किसी चौथे के पास 3 लाख रुपए होंगे, किसी पाँचवें के पास 10 लाख रुपए होंगे। तो REITS के अंदर क्या होता है कि ये जितने भी पैसे हैं वो सारे कलेक्ट करेगा, एक पूल बनाएगा, ठीक है। उसके बाद कलेक्ट करके क्या करेगा, सारा पैसा, मान लेते हैं 100 करोड़ रुपए हो गए, 100 करोड़ रुपए इनके पास जमा हो गई, तो ये पूरा का पूरा पैसा जो है उससे एक सोसाइटी या तो जो रियल एस्टेट है वहाँ पे पैसे लगा देगा, ठीक है। अब रियल एस्टेट में कैसा रहता है कि रियल एस्टेट में पैसे ग्रो होते रहते हैं, ठीक है। अब आपने पैसे लगा नहीं पाए हो क्योंकि आपके पास पैसे कम थे, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप
आपको पता है कि वो रियल एस्टेट जो ग्रो होने वाला है, मान लेते हैं कोई एक जगह है मुंबई में जहाँ पे आपको लग रहा है कि वो जो है रियल एस्टेट फ्यूचर में ग्रो होगा अगर मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। लेकिन आपके पास इतना पैसा तो है नहीं, 100 करोड़ रुपए है नहीं कि आप वहाँ पे पैसा लगा दोगे। तो आपके पास जितना पैसा है आप उतना भी लगा सकते हो, बट जितना पैसा लगाओगे उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो 100 करोड़ रुपये सारा सारा रियल एस्टेट में लग गया। उसके बाद रियल एस्टेट में लगने के बाद जो भी प्रॉफिट है, जो भी इस रियल एस्टेट के बाद प्रॉफिट होगा, क्योंकि रियल एस्टेट में तो प्रॉफिट होता ही है, कभी नुकसान भी होता है, बट ज़्यादा ज़्यादा आपको प्रॉफिट ही दिखता है। तो जो भी प्रॉफिट है वो इंडिविजुअली जितना पैसा लगाया होगा उसके बेस में दे देगा, ठीक है, सारे पर्सनों को। कितने परसेंट तक दे सकता है? 90% तक दे सकता है, ये चीज़ ध्यान रखते हुए चलना, ठीक है। तो यहाँ पे वही इमेज के थ्रू लिखा है, मान लेते हैं 500 करोड़ रुपए का कुछ आईपीओ निकाला गया है, ठीक है, जिसके अंदर का जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो 2-2 लाख रुपए का पैसा डाल रहे हैं। जब उन्होंने पैसा डाल दिया तो उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट थी बिल्डिंग्स बनाने के लिए वो हो गई, और ये सारा पैसा किसने लगाया? मैनेजर ने लगाया। उसके बाद जो भी प्रॉफिट है वो एज अ डिविडेंड के तौर पे जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको वापस दे दिया जाता है, ठीक है, 90% तक दिया जा सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। मैं होप करता हूँ आपको यहाँ पे भी REITS समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं पहले क्या इशू था और अभी क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो पहले जो बैंक्स थे उनको परमिट नहीं दिया गया था बाय द RBI की वो जो है REITS में जो है पैसा डाल सके। RET नाम भी ऐसा है ना, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इन्होंने इनको जो पैसा राइज करना पड़ता था वो राइज करने के लिए बॉन्ड के थ्रू राइज करना पड़ता था, या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू, NBFC के थ्रू, या इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। बैंक्स के थ्रू नहीं किया जाता था, ये चीज़ ध्यान देना। बैंक्स मतलब SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ठीक है, जितने शेड्यूल कमर्शियल बैंक है इनके द्वारा नहीं किया जाता था। NBFC के द्वारा किया जाता था, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो है, या म्यूचुअल फंड के द्वारा पैसा राइज करते थे, ठीक है। और ये जो है एक साइड से शॉर्ट टर्म रहता था, मतलब 3 से लेकर 5 साल का रहता था, ठीक है, जो भी पैसा राइज किया। और दिस क्रिएट अ मैच्योरिटी मिसमैच फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनीज। तो इनको जो है पैसा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपको पता है रियल एस्टेट में पैसा तो टाइम लगता है ग्रो होने में, ठीक है। 5 साल में सॉरी 5 साल में या तो 3 साल में ग्रो हो जाएगा, टाइम लगता है 10 साल 20 साल। तो पहले ये प्रॉब्लम था कि बैंक जो है लोन नहीं देती थी, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि 500 करोड़ पे सारा सारा किसी पब्लिक से पूरा पैसा उठा लिया गया, ठीक है। अब पैसे नहीं मिलेंगे तो बैंक के पास तो जाएगी ना। और जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, अगर उनको पब्लिक से पैसा नहीं मिल रहा है, पब्लिक बोल रही है कि हम जो है पूरा पब्लिक मिला के जो है 200 करोड़ रुपये दे पा रही है, और बाकी जो 300 करोड़ रुपये उसकी नीड है। अब 300 करोड़ रुपये के लिए उसको पहले क्या करना पड़ता था? म्यूचुअल फंड, NBFC इनके पास अलग अलग से भागना पड़ता था, उसके बाद भी उनको शॉर्ट टर्म ही मिल पाता था। बट अभी के टाइम पे बैंक से वो सीधे सीधे 300 करोड़ रुपये ले सकती है, क्योंकि बैंक में ज्यादा पैसा होता है ना। तो बैंक से सीधे सीधे पैसा ले लेगी, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए ले लेगी, 10 साल 20 साल जितना भी है। उसका जो भी प्रॉफिट बनेगा वो प्रॉफिट बनेगा, या तो जो भी इंटरेस्ट है वो बैंक को दे देंगी। उसके साथ जो भी प्रॉफिट बनेगा, डिविडेंड बनेगा, वो जो पब्लिक रहेंगी उनको दे देंगी। तो अपना प्रोजेक्ट ना रुके, इनका जो प्रोजेक्ट है या जो भी इनको रियल एस्टेट में पैसा डालना है वो ना रुके, इसकी वजह से RBI ने ये स्टेप उठाया है। क्या स्टेप उठाया? इसमें RBI ने अलाउ कर दिया है कि जो भी बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, उनको अलाउ कर दिया गया कि वो REITS में पैसा डाल सकते हैं, ठीक है। नॉट ओनली शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इसका स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। ये क्यों किया गया है? क्योंकि जो भी रिस्क मैनेजमेंट नॉर्म्स हैं, या तो जो एक्सप्लोर लिमिट है, ये सबको देखते हुए करने के लिए बोला गया है। और उसके साथ ही जो लॉन्ग टर्म एक ऐसे फाइनेंस रहने वाला है REITS के लिए। क्यों चेंजेस किए गए हैं? वही लॉन्ग टर्म वही चीज़ें यहाँ पे भी वापस से लिखी पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे इतना कुछ इतना है नहीं पढ़ने लायक, बाकी फ्रेमवर्क ये सब आएगा तो हम अच्छे से और चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। KCC का भी गाइडलाइन एक चेंज किया गया है। KCC मतलब किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो 6,000 रुपये दिए जाते हैं उससे लिंक है। 6,000 रुपये, 6,000 रुपये, ठीक है। 2,000 रुपये क्वार्टरली बेस पे दिया जाता है, टोटल 6,000 रुपये साल में दिए जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड लेके जो है अपना जो हाउस होल्ड का जो चीज़ें जैसे शॉपिंग करना, बाकी शॉपिंग मतलब इन द सेंस घर के लिए जो घर रोजमर्रा की जो सामान होती है वो सब लेना, वो सब ले सकते हैं। उसके साथ ही फर्टिलाइजर लेना, ठीक है, पेस्टिसाइड लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी ले सकता है KCC के द्वारा, ठीक है। तो किसान क्रेडिट कार्ड, किसान के बारे में बात करें तो किसान के पास सैलरी होता नहीं है, तो ये जो है क्रेडिट कार्ड इनको प्रोवाइड किया नहीं जाएगा, क्योंकि सैलरीड और सैलरीड पर्सन को मेजरली क्रेडिट कार्ड मिलता है, या जो बिजनेस जो स्टैब्लिश्ड है। अब किसान के पास तो ना ही सैलरी ना ही बिजनेस है, तो इनके लिए जो है किसान क्रेडिट कार्ड बनाया कि ये जो है क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, और फिर बाद में जो भी पीरियड है उसके बाद में जो है पैसा दे सकते हैं। तो पहले क्या रहता था कि पहले जो वैलिडिटी रहती थी वो 5 साल की रहती थी, कि किसान क्रेडिट कार्ड अगर आपने ले लिया तो आपकी जो वैलिडिटी रहेगी
तो वो 5 साल की रहेगी, लेकिन अभी उसको बढ़ा के 6 साल का कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखते हुए चलना। और ये 5 साल में भी जो है हर साल एक बार चेक होता है, एनुअल रिन्यू होता है कि कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे क्रेडिट कार्ड का, गलत काम तो नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कि आपने आपने नहीं, सॉरी, जो किसान है उसने क्रेडिट कार्ड ले लिया और उसने एक लैपटॉप खरीद लिया, जो पैसा निकाला उससे लैपटॉप खरीद लिया, या तो मान लेते हैं कि कुछ लग्जरी सामान खरीद ली, जो भी पैसा निकाला उससे। ठीक है, तो ये सब के लिए जो है एक एनुअल रिव्यू भी होता है। ठीक है, पहले जो था उसकी वैलिडिटी 5 साल होती थी, तो 5 साल में भी एनुअल रिन्यू होता था, और अभी 6 साल कर दिया गया है, तो 6 साल में भी जो है आपको एनुअल रिन्यू मिलने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि केसीसी का काम क्या होता है, जो भी किसान क्रेडिट कार्ड का जो भी फंड आएगा उसके अंतर्गत ये यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन में, जैसे स्मार्ट इरिगेशन, ड्रोन, जो फार्मिंग के लिए कुछ भी चीज़ें चाहिए होंगी, उसके हाउस होल्ड भी ले लो। ठीक है, हाउस होल्ड भी ऐड कर दिया गया था केसीसी के आने के बाद, थोड़े टाइम बाद ही इसको ऐड कर दिया। तो हाउस होल्ड के अंतर्गत आपको राशन चाहिए, ठीक है, उसके साथ आपको कुछ शॉपिंग वॉपिंग करना है छोटा मोटा, तो वो सब जो है अलाउ किया जाता है केसीसी के अंतर्गत। ठीक है, लग्जरी आइटम्स या तो लग्जरी आइटम्स, या तो बात करें कि क्या बताया था हमने, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, ठीक है, वो सब कुछ नहीं होंगे इसके। केसीसी बहुत पुराना है, ये आप कार्ड देख सकते हो, रुपए बेस्ड रहता है। 1998 में जो है लॉन्च किया गया था। मेजरली इसका काम रहता है कि किसानों को क्रेडिट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट देने का, इनसाइड शॉर्ट टर्म लोन बोल सकते हो। मेजरली किसान, उसके साथ टीनेज फार्मर्स, एलाइड एक्टिविटीज़ के अंतर्गत फिशरी कर रहा हो कोई, डेयरी कर रहा हो कोई, वो सब भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लोन लिमिट के बारे में बात करें तो लोन जो है बेस्ड होता है ऑन क्रॉपिंग पैटर्न और स्केल ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट बेनिफिट जो है आपको मिल जाएगा 3 लाख रुपए तक। जो भी किसान होते हैं, जो भी फार्मर्स होते हैं, उनको 3 लाख रुपए तक जो है इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाता है। ठीक है, जो एलाइड एक्टिविटीज़ है, एलाइड एक्टिविटीज़ के अंतर्गत मैंने आपको बताया डेयरी हो गया, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, डेयरी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री होगी, तो ये सब के अंतर्गत 2 लाख की लिमिट होती है। 7% करके आपको मिलता है किसी के अंदर, किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो लिंक रहता है, फसल बीमा योजना का मतलब क्रॉप इंश्योरेंस रहता है। ठीक है, ये तो इसके अंतर्गत किसी के अंतर्गत 7% करके रहता है, बट हर एक साल में 1-1% कम हो जाता है अगर टाइमली रीपे में करते हैं तो लास्ट में जाके जो है 4% तक हो सकता है। ठीक है, ये सब तो हमने ऑलरेडी कवर करा हुआ है, बट अभी जो हम स्कीम का एक पूरा क्लास आने वाला है, ठीक है, पेड क्लास होगा, वो मेजरली मैं ट्राई करूँगा फ्री भी जितना करवा सकता हूँ, मेन वाले वो करवा दूंगा, बाकी सारे जो है पेड रहेंगे। तो वो हम जितने भी ये चीज़ें हैं उसको हम डिटेल में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लिख के दे दिया कि इस तरह से रहने वाला, उसको हम डिटेल में एक ही चीज़ को तोड़ तोड़ के और इजी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम बाद में भी और ज़्यादा डिस्कस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, रिव्यू ऑफ गाइडलाइन ऑन बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस। तो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट जो है उनके लिए भी बोला गया है कि गाइडलाइन लाने के लिए बोला गया है कि रिव्यू करने की, सॉरी एक मिनट देना मेरे को, क्या बोला गया है कि जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट होते हैं उनके जो भी गाइडलाइन है उसको भी रिव्यू करने के लिए बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, आरबीआई के द्वारा। अब बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट होता क्या है उसको समझते हैं। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट वो पर्सन होते हैं जो कि बैंक के एक साइड से लिंक होते हैं, बैंक के एजेंट होते हैं मान लो, जो कि डोर टू डोर सर्विस देने का काम करते हैं, डोर टू डोर फाइनेंशियल सर्विस देने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक जो है गांव के गांव गांव में जाके जो है सर्विस नहीं दे पाती, तो उनके लिए जो है बीसीएस बनाए जाते हैं। ठीक है, बिजनेस कॉरस्पॉन्डिंग बनाए जाते हैं, वो जो है गांव में जो है डोर टू डोर सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस जो है देते हैं। किसी को कैश निकालना है, किसी को कुछ अपडेट करना है, आधार अपडेट करना है, ये सारी चीज़ जो है बीसी करवाती है। ठीक है, तो बीसीएस क्या रहती है कि अनरेबल ऑफ लास्ट माइल फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्पेशली रूरल एरिया, रिमोट एरिया, या जहाँ पे बैंक सर्व नहीं कर पा रही, अंडर सर्व्ड एरिया में इनका काम रहता है। आरबीआई बोल रही है कि इनके लिए कमेटी बनाने के लिए, ठीक है, कंस्टिट्यूट अ कमिटी विद मेंबर्स फ्रॉम, एक कमेटी बनाएंगी आरबीआई जिसके अंदर आरबीआई के मेंबर्स रहेंगे, उसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के मेंबर्स रहेंगे, उसके साथ इंडियन बैंक एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो बैंक की यूनियन है वो, उसका नबार्ड, ये सारे मिलके एक कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी का काम क्या होगा, जो गाइडलाइन है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट का, उसको चेंज करने का, उसको रिव्यू करने का, मेजरली रिव्यू करने का इसका काम रहने वाला है। ठीक है, मैंने बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट आपको बता दिया क्या रहता है, डोर टू डोर सर्विस देने का काम करता है। इंडिविजुअली बन सकता है कोई, या तो एंटिटीज भी बन सकता है। इंडिविजुअली जो बनता है उसको बैंक मित्र के नाम से जाना जाता है, या बैंक रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय बन सकता है, ठीक है, टीचर बन सकता है, एक्स सर्विसमैन को भी बन सकता है। एंटिटीज की बात करें तो एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फिर माइक्रो
फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, उसके बाद कोऑपरेटिव कंपनीज विद रूरल आउटरीच, ये सारे बन सकते हैं। ठीक है, मैंने बाकी तो आपको पढ़ाई दिया है। अब बीसीएस का काम क्या होता है? बीसीएस का काम होता है मेजरली जो भी ऑपरेशंस हैं बैंक के, जो बैंक गांव गांव में जाकर नहीं कर पाती वो सब करने का, तो वो कंप्रेहेंसिवली कर पाए, ये इनका काम रहता है। एक मिनट देना मेरे को, ये क्या हो गया? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई जो है रिव्यू करने वाला है, जो भी बिजनेस कॉरस्पॉन्डिंग के जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं या गाइडलाइंस हैं, उसको जो भी कमेटी रिकमेंडेशन करेगी उसके बेस पे, ठीक है। तो कमेटी बनाई जाएगी जिसमें आपको मेंबर्स याद रखते हैं कहाँ कहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। नाबार्ड से भी होंगे, आरबीआई की तरफ से होंगे, इंडियन बैंक एसोसिएशन के भी होंगे, और उसके साथ एक और था, एक और क्या था इंपॉर्टेंट है, वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस से भी होंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखते हुए चलना। कमेटी भी याद रखना, और कमेटी का काम क्या होने वाला है? बीसीएस का जो भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस है उसको चेक करने का, रिव्यू करने का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा कि स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। तो इसके अंतर्गत जो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग है, तो इसके अंतर्गत बोला गया है कि जित आरबीआई हैज़ डिसाइडेड टू इशू कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शन टू ऑल रेगुलेटरी एंटिटीज। अबे ऑल रेगुलेटरी एंटिटीज के अंतर्गत कौन आता है? जितने भी बैंक्स हैं या एनबीएफसीज हैं या स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो भी आरबीआई रेगुलेट करता है, वो सारे के सारे को रेगुलेट एंटिटीज बोला जाता है। तो इनको जो भी ये जो भी मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, जो भी मार्केटिंग करते हैं, जो भी एडवर्टाइजिंग करते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट का, तो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। उनके लिए भी एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शन लाया जाएगा किस तरह से आपको मार्केटिंग करनी है, ठीक है, जिस तरह से मिसलीडिंग ना हो। इसी की वजह से ये आरबीआई एक स्टेप लेने वाली है, जो कि आरबीआई ने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट आपको मिलेगा कि हार्मोनी रिकवरी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। हार्मोनी रिकवरी स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ? देखो, जब लोन, अगर अब बैंक का आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा कि जब लोन को जब रिकवर किया जाता है तो बहुत, मतलब देखो यार, ऐसा तो नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ख़राब तरह से बात करते हैं, पर उनका भी एक ड्यूटी रहता है, ठीक है, पैसे निकालने का, उनका भी ड्यूटी रहता है, उनका भी पीओवी समझना होता है हमें, ठीक है। तो बोला गया है कि आपको जो भी बात करनी है अच्छे से बात करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप गाली गलौज करके जो है बात कर रहे हो, आपको जो भी बात करनी है वो अच्छे से बात करनी है। तो उसके लिए भी एक सेट ऑफ रूल निकाला जाएगा, ठीक है, किस तरह से आपको बात करनी है, ठीक है। अब कस्टमर कितना भी डीठ हो, बैंक क्या है? बैंक जो है कस्टमर को सर्विस दे रहा है, तो बैंक को अच्छे से बात करनी चाहिए। इसी बेस पे ये चीज़ की जा रही है, ठीक है। पर बैंक का पीओवी देखोगे तो आपको पता लगेगा, जब आप बैंक में जाओगे क्या हाल रहती है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट चलते हैं, बैंक रिकवरी कंडक्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही बोला गया है कि जो भी बैंक जो रिकवरी करती है, लोन रिकवरी करती है, तो उसके लिए जो है स्टैंडर्ड बनाया जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, जो 10 लाख से जो है 20 लाख एमएसएमई का कोलेटरल कर दिया गया है, ठीक है। बजट में बताया गया था कि जो एमएसएमई ग्रोथ फंड है उसमें 10,000 करोड़ रुपए जो है दिए जाएंगे, उसमें से एक स्टेप आपको ये मिलने वाला है। तो यही मैं आपको बता रहा था कि हम इसको आगे भी देखेंगे। बाकी समरी आपके लिए माइंड मैप में ये आपको मिलेगा, जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ रहता है वहाँ पे, ठीक है। बाकी आपको जो भी डिटेल में पढ़ाया है ये पीडीएफ को अलग से मिल जाएगा, पेड ग्रुप पेड में मिल जाएगा, पेड वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपने कोर्स लेकर रखा होगा। नहीं तो आपको फ्री में भी जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। बाकी आप यहाँ पे जो लिखा पढ़ा है वो मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा दिया। आप यहाँ पे भी एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सारा का सारा चीज़ें वही लिखी पड़ी है जो मैंने आपको पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग कब होने वाला है? नेक्स्ट मीटिंग आपको मिलेगा अप्रैल 7 से लेकर अप्रैल 9 तक 2026 का, जो कि आपको मिलेगा कि पहला FY 2027 का आपको पहला मीटिंग मिलेगा। ये अभी का टाइम पे 6 मीटिंग था, उसके बाद अभी पहला मीटिंग होने वाला है। मेंबर्स के नाम याद रखना, संजय मल्होत्रा, डॉक्टर नागेश कुमार, श्री स्वागता भट्टाचार्य, उसके राम सिंह और पूनम गुप्ता, रंजन, अच्छा राजीव रंजन भी आ गया, राजीव रंजन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे राजीव रंजन जी नहीं है। बाकी सारे यहाँ पे आपको मेंबर्स मिलने वाले हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा, इसमें इंद्रजीत भट्टाचार्य जी आने चाहिए थे, सॉरी, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ में इसको ठीक करके दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बाकी पीडीएफ के बारे में बात करें तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको बैंक के कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो @HIRAKHK में पूछ सकते हो। स्पेशली जीए के रिलेटेड डाउट रहेगा तो अच्छा रहेगा। बाकी भी अगर कुछ रीजनिंग रिलेटेड डाउट है या तो मैथ्स रिलेटेड डाउट है तो भी आप मेरे को यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको इंडिविजुअली जवाब दे दूंगा जितना जल्दी दे सकता हूँ। बाकी वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट चैनल अभी के लिए हम इतना रखते हैं।